स्वागत है आपका द रेडियंस ऑफ यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म डिस्कस कर रहे थे, पिछले वीडियो में हमने फ्रायड की चर्चा शुरू की थी और उसमें हम लोग पहुँचे थे, 3 टर्म्स का डिस्कशन किया था हमने, कंडेंसेशन, डिस्प्लेसमेंट और सिंबॉलिज्म। एक जो छोटी सी गलती हुई थी कंडेंसेशन के डिस्कशन में, एग्जाम्पल केमिस्ट्री से मैंने सब्लिमेशन का दे दिया था। तो कंडेंसेशन में क्या होता है कि जब कोई गैस कूल होकर के लिक्विड बनती है तो उसे कंडेंसेशन कहा जाता है। संघनन बोलते हैं हिंदी में। जैसे वाटर वेपर है, जब वो ठंडी होकर के वाटर में बदल जाएगी तो वो कंडेंसेशन कहलाएगी। मैंने एग्जाम्पल गलती से सब्लिमेशन का दे दिया था, जिसमें कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है, जैसे कपूर। उसको सुधार लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ से शुरू करते हैं। ऑल्सो प्रेजेंट इन द अनकॉन्शियस ऑफ एवरी इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू फ्रायड आर रेजिडुअल ट्रेसेस ऑफ प्रायर स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट फ्रॉम अर्लीस्ट इन्फेंसी ऑनवर्ड which have been outgrown but remains as fixations in the unconscious of the adult। अब देखिए भाई, ये सही है कि कहते हैं लोग कि बेस से तो नहीं देते हैं चीज़ें, आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से मालूम होनी चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे। अदरवाइज़ बहुत ही कॉम्पैक्ट वे में बहुत सारी चीज़ों को समेट लेना आसान है नहीं। अभी जैसे देखिए, ये एक लाइन जो लिखी हुई है, इसको अगर आप फ्रायड की साइको एनालिसिस नहीं पढ़े रहेंगे पहले से, साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट की जो बात हो रही है, ये इसके बारे में नहीं पढ़े रहेंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी उतनी। ठीक है, जो लोग बीएड किए होंगे होगा तो चीज़ें उनके लिए ज़्यादा क्लियर होंगी। क्या लिखा है? ऑल्सो प्रेजेंट इन द अनकॉन्शियस ऑफ एवरी इंडिविजुअल। हर इंडिविजुअल के भीतर उसका जो अनकॉन्शियस प्रेजेंट होता है। कल भी चर्चा की थी हमने, इंडिविजुअल के ब्रेन की वर्किंग को डिवाइड किया जाए तो उसमें अनकॉन्शियस, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस होता है, जिसमें कहा जाता है कि 90% जो पोर्शन है वो अनकॉन्शियस का होता है और वो अनफैदमेबल होता है। अनफैदमेबल का मतलब जिसको मेज़र करना, समझना कठिन है। तो वो कैसे डेवलप होता है हर इंडिविजुअल का जो अनकॉन्शियस है? अकॉर्डिंग टू फ्रायड आर रेजिडुअल ट्रेसेस ऑफ प्रायर स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। रेजिडुअल क्या होता है? रेजिडुअल का मतलब बचा खुचा। जैसे किसी के कान में अगर खराबी आ जाए, उसका कान जो है सुनना कम कर दे, तो ऑपरेशन वगैरह अगर कराना हो तो उसमें डॉक्टर कहता है कि पहले आपको बता दिया जाएगा कि रेजिडुअल कैपेसिटी कितनी है, अभी आपकी रेजिडुअल हियरिंग कितनी है, मतलब कितना आप सुन सकते हैं, कितना % तक सुन सकते हैं। रेजिडुअल का मतलब वो होता है बचा खुचा, है ना। तो रेजिडुअल ट्रेसेस ऑफ प्रायर स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट होता है, मतलब कैसे जो है सेक्स ऑर्गन्स या जो भी कह लीजिए कि बॉडी पार्ट के जो अपने नीड्स हैं बचपन से, उनका क्या रिलेशन है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में, वही है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। क्या है ये? उसके प्रायर स्टेजेस के ट्रेसेस बचे रह जाते हैं और वो अनकॉन्शियस में बिल्टअप हो जाता है। कब से? फ्रॉम अर्लीस्ट इन्फेंसी ऑनवर्ड विच हैव बीन आउटग्रोन बट रिमेन्स एज फिक्सेशंस इन द अनकॉन्शियस ऑफ द एडल्ट। तो क्या होता है, कोई चीज़ अगर, कोई नीड अगर इन्फेंसी से लेकर के बड़े होने तक में बची रह जाती है, तो बाद में वो इंसान के भीतर, उसके अनकॉन्शियस में फिक्सेशंस के रूप में रह जाती है और अलग तरह की हैबिट में, एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म में। जैसे क्या है ये फिक्सेशंस, कैसे साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट होता है? जब बच्चा, छोटा बच्चा जब वो पैदा होता है तो
ऑब्वियस है कि भोजन के रूप में क्या करता है वो बच्चा, 6 महीने तक डॉक्टर्स भी कहते हैं कि उसे माँ का दूध पीना चाहिए। तो जो बच्चा ये ओरल है, ओरल सेटिस्फेक्शन है उसका, ठीक है, मतलब उसके कहीं ना कहीं बॉडी की जो नीड है वो है, लेकिन यहाँ पर जो फ्राइड कहते हैं वो ओरल सेटिस्फेक्शन की बात कहते हैं कि मतलब मुंह की क्या ज़रूरत है तो उसे माँ का दूध चाहिए। और अगर जो बच्चा माँ का दूध नहीं पी पाता है किसी कारणवश, तो अब उसके अंदर क्या फिक्सेशन डेवलप होता है, ऐसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनमें प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है अल्कोहल लेने की, उनमें प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है स्मोक करने की। क्यों? क्योंकि बचपन में जो ओरल सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ वो बाद में जा कर के एक दूसरा रूप ले लेता है, वो पर्सनालिटी में वो चीज़ विजिबल हो जाती है। अनकॉन्शियस का विजुअल इफ़ेक्ट कॉन्शियस में क्या नज़र आता है वो ये है। एक और है, जैसे जो है जब बच्चा टॉयलेट कर देता है या बच्चे ने पैंट ख़राब कर दी, तो ऐसे में क्या है, कभी कभी क्या होता है कि माँ बाप कहीं बिज़ी रहते हैं और वो उतना ध्यान अगर नहीं दे पाएँ तुरंत, बच्चा ऐसे ही गंदगी करके टॉयलेट करके रोया पड़ा है, चिल्ला रहा है और आने में थोड़े लोग देर कर रहे हैं। अब जिन घरों में ये हैबिट हो जाती है, बच्चा उस तरह से अगर रह जाता है तो क्या है, मतलब प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं लोग, तो वो बच्चा कैसा होता है, मतलब वो शुरू से देखिए क्या एक टेंडेंसी डेवलप हो जाती है उसकी चीज़ों को, मतलब चीज़ों से जब वो परेशान है तो वो रो रहा है। तो ऐसा बच्चा क्या करता है, जब वो बड़ा होता है तो क्या फिक्सेशन डेवलप होता है उसकी पर्सनालिटी में, उसका लोगों पर से विश्वास उठ जाता है। क्योंकि देखिए एक छोटा बच्चा जो होता है, जो सबसे ज़्यादा करीब होता है माँ के, अगर माँ प्रॉपर केयर नहीं दे पा रही है बच्चे को, किसी भी कारणवश अगर प्रॉपर केयर नहीं दे पा रही है, एक दूसरा फॉर्म ले लेता है फिक्सेशन का, और अल्टीमेटली क्या होता है, वो बच्चा जब बड़ा होता है तो उसका विश्वास किसी पर भी नहीं रहता, ठीक है, उसकी पर्सनालिटी ऐसी हो जाती है कि वो किसी पर विश्वास नहीं करता। तो इस तरह की चीज़ें हैं, ये है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के कुछ उदाहरण। अगर इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता बच्चे के लिए, तो बड़े होने पर ये चीज़ें फिक्सेशन के रूप में आ जाती हैं एडल्ट के अनकॉन्शियस में। उस एडल्ट को पता भी नहीं होता कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। When triggered by some later event in adult life, a repressed wish is revived and motivates a fantasy in disguised form. देखिए ना, उसी फॉर्म में नहीं, disguised फॉर्म में, of a satisfaction that is modeled on the way that the wish had been gratified in infancy or early childhood. देखिए क्या होगा, अगर किसी कारणवश लेटर लाइफ में, एडल्ट लाइफ में कोई ऐसी घटना घटी जिसने ट्रिगर कर दिया उस चीज़ को, उस कमी से जुड़ी कोई बात आ गई, तो जो रिप्रेस्ड विश है, जो दबी हुई इच्छा है, वो क्या होती है, रिवाइव हो जाती है। और फिर क्या होता है, एक फैंटेसी मोटिवेट हो जाती है एक दूसरे फॉर्म में। जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया कि दूध न पीना कैसे डेवलप हो जाता है स्मोकिंग में, लेटर पीरियड में, डिस्गाइज्ड फॉर्म में, सेटिस्फैक्शन के लिए। The chief enterprise of the psychoanalytic critique, in a way that parallels the enterprise of the psychoanalyst as a therapist, is to reveal the true content and thereby to explain the effect on the reader. देखिए ये एक स्टेप आगे बढ़ करके है ना, क्या है यहाँ पर, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि साइकोएनालिटिक क्रिटिसिज्म में क्या है, द चीफ एंटरप्राइज ऑफ दिस साइकोएनालिटिक क्रिटिक इन अ वे दैट पैरेलल्स द एंटरप्राइज ऑफ दिस साइकोएनालिस्ट एज अ थेरेपिस्ट। जैसे साइकोएनालिस्ट क्या करता है, एक थेरेपिस्ट की तरह से बिहेव करता है, तो साइकोएनालिस्ट का काम क्या है, टू रिवील द ट्रू कंटेंट, मतलब कोई भी हरकत अगर हो रही है तो क्यों हो रही है उसको एनालाइज करना, एंड देयर बाई एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑन द रीडर, उसका रीडर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसको समझाना। ये काम किसका है, साइकोएनालिटिक क्रिटिक का। ऑफ अ लिटरेरी वर्क बाई ट्रांसलेटिंग
इट्स मैनिफेस्ट एलिमेंट्स इनटू द लेटेंट, मतलब जो दिख रहा है, वैसे भी लिटरेचर में तो कहा ही जाता है कि लिटरेचर की समझ का मतलब ये होता है कि जो लिखा है वह वो आप समझ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं कर रहे हैं, जो नहीं लिखा है वो अगर आप समझ रहे हैं तो आप लिटरेचर को समझ रहे हैं। तो वही है कि कोई चीज़ पर्टिकुलर चीज़ विजिबल अगर है, कोई सिंबल अगर यूज़ हुआ है तो आप उसकी मीनिंग को समझें, उसको कहीं ना कहीं आप ट्रेस करने की कोशिश कर पाएँ, तो वो है साइकोएनालिटिक क्रिटिसिज्म, है ना। इनटू द लेटेंट, जो छुपा हुआ है उसको निकाल करके बाहर करना, दिखाना। अनकॉन्शियस डिटर्मिनेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट दियर सप्रेस्ड मीनिंग्स, ठीक है। सप्रेस्ड मीनिंग क्या है, जो क्लियरली नहीं कहा जा रहा, उसके पीछे का रीज़न क्या है, जो सिंबल्स यूज़ किए जा रहे हैं, जो डिस्प्लेसमेंट की चीज़ें यूज़ की जा रही हैं, जो कंडेंसेशन हो रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। Freud also asserts, however, that artists possess special abilities that differentiate them radically from the patently neurotic personality. लेकिन ये भी कह रहे हैं फ्रायड कि जो आर्टिस्ट होते हैं उनके पास स्पेशल एबिलिटी होती है जो उनको अलग करती है रेडिकली फ्रॉम दी पेटेंटली न्यूरोटिक पर्सनालिटी। न्यूरोटिक पर्सनालिटी से आर्टिस्ट अलग कैसे होते हैं, उनमें स्पेशल एबिलिटीज़ होती हैं, ऐसा मानना है फ्रायड का। द आर्टिस्टिक पर्सन फॉर एग्जाम्पल possess to an especially high degree the power to sublimate। जो आर्टिस्टिक पर्सन होते हैं उनके पास एक पावर होता है, हाई डिग्री ऑफ पावर होता है चीज़ों को सब्लिमेट कर। देखिए सब्लिमेट आ ही गया यहाँ पर वर्ड, जिसका डिस्कशन कल हम लोग कर लिए थे। टू सब्लिमेट क्या है, दैट इज़ टू शिफ्ट द इंस्टिंक्चुअल ड्राइव्स फ्रॉम देयर ओरिजिनल सेक्सुअल गोल्स टू नॉन सेक्सुअल हायर गोल्स, इंक्लूडिंग द डिसिप्लिन ऑफ बिकमिंग प्रोफिशिएंट एज एन आर्टिस्ट। जैसे देखिए एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं, सेक्सुअल से नॉन सेक्सुअल में चीज़ें कैसे कन्वर्ट होती हैं। अगर आप पढ़ेंगे जॉर्ज इलियट का नावल सिलास मार्नर, उसमें सिलास जो है ही इज़ इन लव विद अ गर्ल और वो उससे शादी करना चाहता है, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि उस पर चोरी का झूठा आरोप लगता है और उसी का विरक्ति हो जाती है। तो एक तरफ जहाँ उसका इंक्लिनेशन का जो सेंटर है वो एक लड़की है जिससे वो शादी करना चाहता है, वो सेंटर ध्वस्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और फिर क्या करता है वो जा कर के एक मोनोटोनस लाइफ जीना शुरू कर देता है, एक अकेली लाइफ जीना शुरू कर देता है, सबसे दूर जा कर के कुछ काम करता है, मेहनत का काम करता है और वहाँ पर उसको एक सनक सवार होती है पैसा कमाने की और पैसे को इकट्ठे करने की। तो देखिए जहाँ एक लड़की सेंटर में थी, उसके लिए एक प्यार सेंटर में था, वो कैसे चेंज हो जाता है मनी में। अब उसका ऑब्सेशन जो है वो मनी हो जाती है, वो पैसा इकट्ठा करना शुरू करता है। और फिर क्या होता है, समय बीतने के साथ पैसे की पोटली कहीं गायब हो जाती है, कोई चुरा ले जाता है। अचानक एक दिन एक छोटी बच्ची मिल जाती है उसको। पहले तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन बाद में उसको एक्सेप्ट कर लेता है और एक बेटी की तरह पालने लगता है। और फिर वही एक रिलेशन, एक कह लीजिए कि एक ऑब्सेशन कहना तो गलत होगा, लेकिन एक जो कनेक्शन जो उसका डेवलप होता है, वही कनेक्शन जो पैसे से था, वही कनेक्शन जो पहले गर्लफ्रेंड से था, बस फॉर्म चेंज हो रहा है। बात समझ में आ रही है? अब वहाँ पर आप अगर और गहराई से सोचें तो एक पिता के रूप में किस तरह से वो उससे जुड़ा हुआ है, कितना प्यार करता है उसको। अब वहाँ पर भी आप इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स अप्लाई कर सकते हैं चाहे तो। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स फ्रायड का ही दिया हुआ टर्म है, जो बेटी का फादर को लेकर के या फादर का बेटी को लेकर के जो एक होता है, एक अट्रैक्शन, एक प्यार जो होता है, एक जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे चीज़ें बदलती हैं। तो आर्टिस्ट का ये काम होता है। आर्टिस्ट जो है सेक्सुअल जो गोल्स हैं उनको चेंज कर देता है नॉन सेक्सुअल हायर गोल्स में। इस मामले में जो है आर्टिस्ट थोड़ा सा स्पेशल एबिलिटी पजेस करता है, इंक्लूडिंग द to the manifest features of a work of art in a way that conceals or deletes their merely personal elements।
इस तरह से वो चीज़ों को डिस्क्राइब कर देता है कि उसकी पर्सनल चीज़ें कहीं ना कहीं गायब हो जाती हैं, कहीं ना कहीं डिलीट हो जाती हैं या गायब हो जाती हैं, छुप से जाती हैं, एंड सो मेक्स देम कैपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग द अनकॉन्शियस डिज़ायर्स ऑफ पीपल अदर देन द इंडिविजुअल आर्टिस्ट। और इस तरह से अब वो, यही तो है आर्टिस्ट का कमाल कि अपना एक जो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है उसको इस तरह से वो शेयर कर देगा कि वो यूनिवर्सल एक्सपीरियंस बदल जाएगा, और वो चीज़ कहीं ना कहीं उससे कई सारे लोग अपने आप को कनेक्टेड फील करना शुरू कर देते हैं। जैसे सिंपल बात अगर हम कहें कि किसी ने चूँकि बात प्यार मोहब्बत की चल रही है, तो अगर बात करें कि ज़्यादातर आपने देखा होगा अपने आसपास के लोगों को जो शेर व शायरी करते हैं, कहानियाँ वगैरह लिखते हैं, तो शुरुआत ज़्यादातर की ऐसी ही होती है। वो मतलब प्यार के चक्कर में पड़ने के बाद ही कभी धोखा खाते हैं, कभी उनको प्यार मिल जाता है, और को प्यार में धक्का लगा, किसी कारणवश कोई कुछ ऐसी चीज़ हुई, उसके साथ घटना घटी जिसने उसको तोड़ करके रख दिया। तो अब वो क्या करे? अब वो उस चीज़ को किससे शेयर करे? अगर वो शेयर करता है या करती है तो क्या गारंटी है कि उसकी बात को उसी तरह से लिया जाए जो वो कहना चाहता है या कहना चाहती है? तो उसे ऐसा लगता है कि क्यों ना अपनी बात को एक अलग अंदाज में, एक अलग वे में, एक अलग नाम से कहानी के रूप में, कविता के रूप में प्रेजेंट कर दिया जाए दुनिया के सामने। और अगर वो ऐसा कर पाता है या कर पाती है तो क्या होता है, जब उसको दूसरे पढ़ते हैं तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके साथ वो चीज़ें हो चुकी हैं, वैसी घटना घट चुकी है, तो वो तुरंत एसोसिएटेड हो जाते हैं, तुरंत जुड़ जाते हैं उससे, और वो एक की कहानी कईयों की कहानी बन जाती है। आर्टिस्ट ऐसे ही होते हैं, इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस को इस ढंग से प्रेजेंट कर देंगे कि वो यूनिवर्सल हो जाएगा। ये कहना है फ्रायड का, ठीक है। And the puzzling ability which Freud elsewhere says is a power of genius that psychoanalysts cannot explain। क्या बात है, कम से कम खुशी हुई मुझे जान करके कि कुछ तो ऐसा है राइटर में, आर्टिस्ट में, कि जिसको साइकोएनालिस्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाते। पजलिंग एबिलिटी, वो इस ढंग से चीज़ों को पजल्ड बना देते हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा गुण है जिसको आप एम्बिग्विटी कह सकते हैं, जिसको आप पॉलीफनी कह सकते हैं, जहाँ पर एक चीज़ की कई तरह की मीनिंग निकलेगी, कई तरह के इंटरप्रिटेशंस आ जाएंगे, और वहाँ पर साइकोएनालिस्ट फेल हो जाता है। क्योंकि ऑब्वियस है, देखिए भाई, साइकोएनालिस्ट जब एनालिसिस करेगा साइकोलॉजी के थ्रू, तो ऑब्वियस है कि उसका अपना एक पर्सपेक्टिव होगा, वो कई पर्सपेक्टिव में थोड़ी सोचेगा। कई पर्सपेक्टिव का मतलब एनालिसिस में कई पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन अब वो मार्क्सिज्म और डिकंस्ट्रक्शन तो अप्लाई नहीं करेगा ना, तो उसकी भी अपनी एक लिमिटेशन है ना। उस लिमिटेशन के बाहर भी होती है राइटिंग, उस लिमिटेशन के बाहर भी कैपेसिटी नहीं है ना। To mold the artistic medium into a faithful image of the creatures of his imagination, as well as into a satisfying artistic form. The result is fantasized wish fulfillment of a complex and artfully shaped sort that not only allows the artist to overcome, at least partially and temporarily, personal conflicts and repressions, but also makes it possible for the artist's audience to obtain solace and consolation from their own unconscious source of gratification which had become inaccessible to them. है ना। वही चीज़, जब आर्टिस्ट अपनी एगनी, अपने कॉन्फ्लिक्ट को, जब अपने रिप्रेशन को निकाल करके बाहर कर देता है, तो कुछ हद तक, कुछ समय के लिए ही सही, वो अपनी परेशानियों से निजात पा लेता है, अपने कॉन्फ्लिक्ट से उसको थोड़ी सी मुक्ति मिल जाती है कुछ समय के लिए, वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। और वहीं जब उससे एसोसिएट कर लेते हैं दूसरे लोग, पढ़ने वाले ऑडियंस, तो उनके भीतर कोई दबी पड़ी चीज़ है तो वो निकल करके बाहर आ जाती है, वो उससे कनेक्टेड फील कर लेते हैं तुरंत अपने आप को। देखिए, ज़िंदगी में बहुत तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं, और एक्सपीरियंसेस के ऊपर एक्सपीरियंसेस, वो लेयर के ऊपर लेयर चढ़ती चली जाती है। तो कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत नीचे दब करके रह जाती हैं, वही अनकॉन्शियस का हिस्सा बन जाता है। और जब हम ऐसी कोई चीज़ पढ़ते हैं तो अचानक से वो जैसे लगता है कि
सुषुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में चीज़ पहुंच जाती है और हम उससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करने लगते हैं खुद को, और ऐसा भी लगने लगता है कई बार कि हमारे कई प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। यही कारण है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम कुछ पढ़ते हैं लिटरेचर तो हमको बड़ा सोलेस मिलता है, बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो देखिए ना कितनी अच्छी चीज़ है। एक ने अपनी परेशानी शेयर की, उसकी परेशानी थोड़ी सी कम हुई। दूसरा जो पढ़ रहा है उसे लगा कि ऐसा कुछ तो मैंने भी झेला है, या किसी चीज़ को लेकर के उसके मन में गांठ बनी हुई है, वो खुल जाती है। शायद उसके कुछ प्रश्नों का उत्तर मिल जाए उसे, वो रिलैक्स हो जाता है या रिलैक्स हो जाती है। तो यहाँ तो दोनों का भला हो रहा है। बायोलॉजी के टर्म में कहें तो इसको बोलते हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक भी बोलते हैं लोग, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। Literature and art, therefore, unlike dreams and neuroses, may serve the artist as a mode of fantasy that opens the way back to reality. क्या बात है, ड्रीम से बेहतर है लिटरेचर और आर्ट। क्यों? क्योंकि वो उसमें जो फैंटेसाइज करता है एक ऑथर, वो कहीं ना कहीं उसको रियलिटी की तरफ वापस ले जाती हैं चीज़ें। This outline of his theory of art in 1920 was elaborated and refined but not radically altered. कह रहा है कि ये जो थियरी है उनकी, आर्ट की थियरी, अभी जो हमने पढ़ा वो आर्ट की थियरी है। 1920 में इसको एलेबोरेट किया गया, रिफाइन भी किया गया, लेकिन पूरी तरह से बदला नहीं गया। By the later developments in Freire's theory of mental structures, dynamics and processes, मतलब बाद में जो थियरीज़ आई हैं उनकी मेंटल स्ट्रक्चर की, डायनामिक्स के, प्रोसेसेस के, तो उसमें कुछ बदलाव हुए। जो आर्ट वाली थियरी है उसमें कुछ चेंजेस हुए। प्रोमिनेंट अमॉन्ग दीज डेवलपमेंट्स वाज फ्रायर्स मॉडल ऑफ द माइंड एज हैविंग 3 फंक्शनल एस्पेक्ट्स। तो उसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट थी बाद की चीज़ों में? उसमें उन्होंने इंसानी दिमाग को मॉडल ऑफ माइंड के फंक्शनल एस्पेक्ट में 3 चीज़ें उन्होंने, जिन 3 चीज़ों के बारे में उन्होंने बात कही, एक था ईड, दूसरा था सुपर ईगो, तीसरा है ईगो। क्या है ये? ईड क्या होता है? विच इनकॉर्पोरेट्स लिबिडिनल एंड अदर डिज़ायर्स। ये ईड का मतलब वो इंस्टिंक्ट होता है, एक जो हमारे भीतर नेचुरल होता है, जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, उसको ईड कहते हैं। कंट्रोल नहीं होता, हम कंट्रोल करते हैं उसको अपने इंटेलेक्चुअल सेल्फ से या अपने मॉरलिटी की चीज़ों से। लेकिन जो एक कह लीजिए कि जो अगर हम कहें कि बेसिकली हम इंसान क्या हैं, जानवर हैं, तो हमारे अंदर जो जानवरपना है, अब जानवरपना होने का मतलब ऐसा नहीं है कि मार काट करने वाली जो चीज़ है बस उसी को जानवरपना कहते हैं। एनिमलिज्म जो है, एक एनिमल होने का जो इंस्टिंक्ट है, देखिए जब ईट की बात करेंगे तो फिर जब जानवरों से तुलना करेंगे खुद की, तो आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जानवरों में और इंसानों में कॉमन हैं, तो वो चीज़ें ईट वाली हैं। ठीक है, जब आप पढ़ते हैं ना बायोलॉजी में लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का डिफरेंस, आप देखते हैं ना, लिविंग थिंग्स की जितनी क्वालिटीज़ आप पढ़ते हैं वो सारे कहीं ना कहीं पेड़ पौधों में पाई जाती हैं, जानवरों में पाई जाती हैं और आप में भी पाई जाती हैं। तो वो जो चीज़ें हैं ना, वो ईड है ना, द ईड विच इनकॉर्पोरेट्स लिबिडिनल एंड अदर डिज़ायर्स। सुपर ईगो क्या है? द इंटरनलाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरालिटी एंड प्रॉपर्टी। जो सोसाइटी से आप सीखते हो, दिमाग का जो फंक्शनल एस्पेक्ट है सुपर ईगो, जो मॉरालिटी सीखते हो आप, जो क्या सही क्या गलत का जो एक कहीं ना कहीं ताना बाना बुन करके सोसाइटी आपको दे करके आपके दिमाग में डाल देती है, वो है सुपर ईगो। और एंड द ईगो क्या है? विच ट्राइज एज बेस्ट इट कैन टू निगोशिएट द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द इनसैटिएबल डिमांड्स ऑफ द ईड, द इम्पॉसिबली स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सुपर ईगो एंड द लिमिटेड पॉसिबिलिटीज ऑफ ग्रेटिफिकेशन ऑफर्ड बाय द वर्ड ऑफ रियलिटी। ईगो क्या करता है बेचारा? इन दोनों के बीच में बैलेंस करता है, ईड और सुपर ईगो। सुपर ईगो मॉरलिटी की बात करेगा, ईड जो है वो बात करेगा अपनी डिज़ायर को फुलफ़िल करने की। ठीक है, सड़क पर चल रहे हैं, मिठाई की दुकान पर अच्छी अच्छी मिठाइयाँ दिख रही हैं, ईड कहेगा खा लेते हैं, पैसा नहीं है तो भी खाएंगे, चाहिए हमको चाहिए। सुपर ईगो का नहीं खाना है, गंदी आदत है, ऐसा नहीं कर सकते, चोरी नहीं कर सकते, और नहीं तो कहेगा मार खा सकते हो, संभल जाओ। ईगो बैलेंस करने की कोशिश करता है कि अगर ऐसा कुछ है तो कहीं से जुगाड़ करते हैं पैसे का और खा लेते हैं। बीच का रास्ता, मध्यम मार्ग, बुद्ध का मध्यम मार्ग, वो है ईगो का काम।
दोनों के बीच में निगोशिएट करता है बेचारा। इनसैटिएबल डिमांड्स ऑफ द ईड, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ईड डिमांड करता है। ईड की इतनी डिमांड होती है भाई कि अगर आप उस सारी डिमांड को फुलफ़िल करने लगे ना तो रोज़ मार खाएं आप। द इम्पॉसिबली स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सुपर ईगो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर एकदम डिसिप्लिन वे में जो है रोक लगाने की कोशिश करता है। सुपर ईगो कहाँ कर पाता है। जो नेचुरल चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, देखिए पानी की धारा जो नेचुरली उसका काम है बहना, तो वो बहेगी। आप क्या कर सकते हैं अधिक से अधिक, आप रोक नहीं सकते उसको, आप उसकी दिशा बदल सकते हैं। तो ईगो वही कर देता है, दिशा बदल देता है, बीच का रास्ता। एंड द लिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ ऑफ ग्रेटिफिकेशन, और जो भी रियलिटी के कॉन्टेक्स्ट में जितना कुछ पॉसिबल है उतनी की संतुष्टि दिलाने की कोशिश करता है बेचारा ईगो। तो ये तीन जो कॉन्सेप्ट है ईड, ईगो और सुपर ईगो का, ये बाद में डेवलप हुआ 1920 के बाद। फ्रायड हैज़ हिमसेल्फ समराइज्ड फॉर अ जनरल ऑडियंस हिज लेटर थियोरेटिकल इनोवेशंस। बाद में खुद उन्होंने अपने थियोरेटिकल इनोवेशंस को समराइज़ किया था विद हिज रिमार्केबल पावर ऑफ क्लियर एंड ड्रामेटिक एक्सपोजिशन। किसमें भाई? न्यू इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स ऑन साइकोएनालिसिस एंड एन आउटलाइन ऑफ साइकोएनालिसिस, ये 2 वर्क हैं उनके। न्यू इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स ऑन साइकोएनालिसिस 1933 में पब्लिश हुआ था, और आउटलाइन ऑफ साइकोएनालिसिस जो कि 1939 में पब्लिश हुआ था। तो ये याद रखिएगा इन 2 वर्क्स के नाम, जो कि बाद में खुद जो है फ्रायड ने लिखा, अपनी चीज़ों को उसमें समराइज़ किया। चलिए तो आज यहाँ रुकते हैं, अभी फ्रायड थोड़े बच्चे हैं, एडिपस कॉम्प्लेक्स की बात आगे है, साइकोबायोग्राफी है, फिर युंग हैं। युंग के बाद मुझे लगता है कि लाका होंगे। युंग ज़्यादा नहीं होंगे, हालांकि सिलेबस में लाका ही हैं, लेकिन थोड़ा सा युंग को देख लेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए मन से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।